हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो मेरे दोस्त, मैं आपको करवाने वाला हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्लास 11th बायोलॉजी का पीवाईक्यू, जो कि है साइंस स्ट्रीम का। आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम तो स्टार्ट करने वाले हैं 2016 से, और मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट पीवाईक्यू करवाऊंगा। 2016 से लेकर 2025 तक का मैं आपको डिटेल विद एक्सप्लेनेशन पीवाईक्यू करवाऊंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपको मैं साथ के साथ ये भी बताता रहूँगा कि आपका एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, है ना। कुछ टिप्स आपको देते रहूँगा साथ के साथ, तो आपको इसीलिए वीडियो पूरा देखना अच्छी तरीके से। और मेरे भाई, सबसे खास बात ये है कि आपको पीवाईक्यू बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इमेज का पीडीएफ दे दूँगा। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, देन आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और एक बात, आपको पता है कि बायोलॉजी के अंदर आपका जो क्वेश्चन आता है लगभग 12 से लेके 18 के बीच तक में रहता है। ठीक है, कभी 12 होते हैं, कभी ज़्यादातर मैक्सिमम केस में देखा गया है कि 15 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के आते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं 15 क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे भाई, अगर आप पूरा पीवाईक्यू कर ले तो 2016 से लेकर 2025 तक का, जो बच्चे 2026 में पेपर देने वाले हैं, ठीक है, 2026 में जो पेपर देने वाले हैं, तो मेरे भाई, मैं लिख के कह रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो में इसमें बता रहा हूँ आपको कि आप अगर 2026 में पेपर दे रहे हो, इसके 15 में से आपको 12 क्वेश्चन, मिनिमम इतने क्वेश्चन होंगे 12, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि ये मैंने तो ऑलरेडी कर रखा है, मेरे सर ने ऑलरेडी करवा रखा है। इसलिए आप पीवाईक्यू कीजिए। पीवाईक्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन इससे डायरेक्टली रिपीट होते हैं। ठीक, आई होप कि इतना सा आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्या था? व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड इन अवर बॉडी? बताएंगे इसका। अगर जिस बच्चों को आंसर पता है, तो आप सबसे पहले क्या करना, रूल हमारा सिंपल सा होता है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ईमानदारी से। पॉज करने के बाद आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, देन उसके बाद मेरे दोस्त आपको सॉल्यूशन देखना है। इतना काम आपको करना है साथ के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बताइए, पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है हमारे बॉडी का? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम सब जानते हैं जो पीएच ऑफ ब्लड होता है वो होता है 7.4 होता है। देखो, ये तो सिंपल सा पूछ लिया है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है 7.4 का मतलब क्या है, तो आपसे कल पूछ सकता है, बताओ ब्लड का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है या मतलब एसिडिक होता है या बेसिक होता है? सिंपल से ये भी पूछ सकता है। तो सिंपल आप बोल सकते हैं ये जो होता है मेरे भाई, ये होता है बेसिक नेचर का होता है। क्योंकि आपको पता है 7, देखो ये आपका स्केल जो होता है, स्केल है ना, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसको टेंशन नहीं लेना। ये 7 है, अगर इससे इधर चला जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ये एसिडिक, ये बेसिक नेचर का हो जाता है। और 7 से अगर कम हो जाता है मेरे दोस्त, ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। तो देखो, ये 7 से ज्यादा तो मतलब बेसिक नेचर का है। तो इसी को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, आपके एग्जाम में ऑप्शन ये भी हो सकता है स्लाइटली। स्लाइटली क्या मेरे भाई, जल्दी से बोलो, स्लाइटली एसिडिक या बेसिक? स्लाइटली बेसिक, उसी को हम बोलते हैं अल्कलाइन भी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अल्कलाइन, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में सेकंड आपसे पूछा गया है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेटरिंग ऑफ द लीफ इन प्लांट? कौन सा हार्मोन है, बताएंगे। आपको यहाँ पे ये सारा हार्मोन आपका एक एक, इसका एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल आपको इसका पता होना चाहिए। इसका फंक्शन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हर साल ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहले देख लेते हैं जो ऑक्सीजन है, इसका क्या काम है। तो ऑक्सीजन का आपका जो मेन फंक्शन है, आपको याद रखना है, ये प्रोमोट करता है सेल डिवीजन को। मैं लिख देता हूं, आप भी साथ के साथ लिखते चलेंगे। ये क्या करता है? प्रोमोट द सेल डिवीजन, सॉरी सेल इलोंगेशन, है ना, प्रोमोट सेल इलोंगेशन। आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है, बताओ सेल को इलोंगेशन करने में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन होता है। आप साइटोकाइनिन का बोलेंगे जल्दी से मेरे भाई। ये जो होता है, इसका आप 2-3 फंक्शन, इसका 2 फंक्शन याद कर लीजिए। मेन जो 2 फंक्शन है, एक ये एज डिले करता है, डिले एज, है ना। आपसे पूछा जाता है कि बताओ कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि एज डिलेइंग में हेल्प करता है? आप क्या बोलेंगे? साइटोकाइनिन। और इसका सेकेंड मेन फंक्शन है, ये प्रोमोट करता है सेल डिवीजन को। देखो, सेल इलोंगेशन अगर पूछे तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन, अगर सेल डिवीजन पूछे तो आप क्या बोलेंगे? साइटोकाइनिन बोलेंगे। ठीक है, प्रोमोट सेल डिवीजन, तो लिख लीजिएगा साथ के साथ। आते हैं मेरे भाई एब्सिसिक एसिड। इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन आप याद क्या कर लेंगे कि इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये क्लोज करता है स्टोमाटा को। ये जो क्लोज स्टोमाटा को ये क्लोज करने में हेल्प करता है। क्लोज स्टोमाटा, शॉर्ट में लिख दो ना, समझ जाएंगे ना आप लोग। क्लोज स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है। और ये कहीं ना कहीं इंड्यूस करता है, किस चीज को? डोरमेंसी को करता है। और जो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया विल्टिंग, इसको भी करता है। इंड्यूस, ध्यान रखिएगा, 2 चीज को इंड्यूस करता है। एक आपका हो गया मेरे भाई, इंड्यूस करता है डोरमेंसी को। अगर यहाँ पे डोरमेंसी पूछ लेता फिर भी आपका आंसर यही होता, डोरमेंसी। और इंड्यूस करता है विल्टिंग। ठीक, आई होप कि आपको इतना सा समझ में आ रहा होगा। और सबसे खास बात, इसको देखो, मैं थोड़ा सा अलग पेन से लिख देता हूं, आप याद रखिएगा। जो जो आपका जो एब्सिसिक एसिड है, इसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है प्लांट के केस में।
तो आप मुझे होमवर्क, ये आपके लिए एक होमवर्क है, मुझे बताएंगे वुमेन के केस में कौन सा हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ये आप वुमेन के केस में बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे जिस बच्चे को पता है स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। किसके केस में भाई? प्लांट के केस में। ह्यूमन के केस में नहीं, ह्यूमन के केस में तो होता ही नहीं है, तो कैसे ह्यूमन के केस में बोलेंगे? ठीक है, चलिए अब आते हैं थोड़ा जिब्रेलिन का एक थोड़ा सा देख लेते हैं। दो इसका भी एक दो हम एक देख लें, चलो दो आपको बता देता हूँ, मेरे को दो फिलहाल याद आ रहा है तो मैं आपको दो बता दूं। ये प्रोमोट करता है ग्रोथ को। क्या चीज को प्रोमोट करता है? प्रोमोट ग्रोथ। प्रोमोट ग्रोथ करता है। और ये स्टीम को इलोंगेशन ऑफ स्टीम है ना, स्टीम इलोंगेशन डायरेक्ट लिख दूं। देखो ये सारा क्वेश्चन भाई आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होके आते हैं डायरेक्ट। देखो ये कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो को सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है, आप क्या बोलेंगे? ऑक्सिन बोलेंगे। कौन सा ऐसा हार्मोन जो कि एज डीलिंग में हेल्प करता है, आप क्या बोलेंगे? साइटोकाइनिन। प्रोमोट सेल डिवीजन अगर पूछे तो आप बोलेंगे साइटोकाइनिन। स्टोमेटा को क्लोज कौन करता है, क्या बोलेंगे? एब्सिसिक एसिड। इंड्यूस डोरमेंसी कौन करता है, आप बोलेंगे एब्सिसिक एसिड। इंड्यूस विल्टिंग क्या कौन सा करता है, आप बोलेंगे एब्सिसिक एसिड। ठीक है भाई, स्ट्रेस हार्मोन किसको कहा जाता है, आप क्या बोलेंगे? एब्सिसिक एसिड। प्रोमोट ग्रोथ को प्रोमोट कौन करता है, आप बोलेंगे जिब्रेलिन, है ना। उसके बाद स्टीम एलोंगेशन कौन करता है, तो आप क्या बोलेंगे? जिब्रेलिन। देखो मैं यहाँ पे इसमें से लिख देता हूँ ताकि आप यहाँ पे डिफरेंस समझ सके। अगर आपसे पूछे सेल इलोंगेशन तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई? ऑक्सिन बोलोगे। लेकिन यहाँ पे स्टीम इलोंगेशन बोलेंगे तो आप बोलेंगे जिब्रेलिन। इसलिए इसको आप साथ के साथ अभी के भी नोट्स बनाते चलिए साथ के साथ, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में इजी हो। चलिए तो फिलहाल आपसे क्या पूछा मेरे भाई? देखो वेल्टिंग है तो कहाँ पे मैंने लिखा है जी? ऑप्शन नंबर सी। तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है कि द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट, सिंपल सा है, बताएंगे भाई जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट आते हैं, सिंपल सा वर्ड में आपसे पूछा गया है। तो इसके अंदर भैया जो जो कंसिस्ट करता है मैं आपको एक यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ताकि आप भूले ही नहीं। सबसे पहले याद रखिए इसके अंदर तो हार्ट, हार्ट तो आता ही है, क्योंकि बस सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहला जो सबसे मेन ऑर्गन क्या है? हार्ट है। अरे हार्ट वही दिल भाई, वही दिल जो जिस दिल की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है ना। समझ रहे हो ना कि ना समझे? वही दिल वाली, वही दिल की बात हो रही है, कोई और दिल नहीं है यहाँ पे। आर्टरीज हो गया आपका, और इसके अंदर वेन भी, बिल्कुल भाई ब्लड है तो वेन तो आएगा ही, कैपिलरी आ गए, ये सारा चीज इसके अंदर आता है। ठीक, तो ये समझ में आया। तो फिलहाल आपसे पूछा कि बताएं इसके अंदर कौन कौन सा कंसिस्ट है? आर्टरी, वेन, बिल्कुल सर ये तो है। ओनली आर्टरी ना, ओनली आर्टरी मैंने देखो यहाँ पे ये चारों है, हमेशा याद रखिएगा, हार्ट भी है, आर्टरीज है, वेन है ना, कैपिलरीज है। तो ये तो होगा नहीं, इसको कट कर दीजिए। वेन नर्व है तो हमने लिखा नहीं, इसको कट कर दीजिए। और नर्व है नहीं, इसको कट कर दीजिए। तो फाइनली आपका जो करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एक और आपसे क्या पूछा जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ये चीज, कि आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसमें से आर्टरी का क्या काम होता है। देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका हार्ट है, अरे दिल बन जाना भाई, बन जाना, अरे बन गया, गजब। देखो ये आपका हार्ट है, हार्ट से एक होता है जैसे ब्लड को दूर लेकर जाना, एक ब्लड की तरफ लेके आना। ठीक, सिंपल वर्ड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हार्ट से जो चीज ब्लड को दूर लेकर जा रहा है ना, जो अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट से दूर लेकर जा रहा है, उसको वो किसका काम होता है? वो आर्टरी का काम होता है। आपसे सिंपल से पूछता है कि बताओ आर्टरीज का क्या काम होता है, तो आप यहाँ बोलेंगे जो ब्लड को हार्ट से लेके जाए पूरे बॉडी ऑर्गन में, तो वो आर्टरी का काम होता है। लेकिन जो ब्लड को जो ब्लड हार्ट के तरफ लेकर आए वो किसका काम होता है? वो वेन कैरी करता है वो चीज को, ध्यान रखिएगा जी। और ये दोनों आपस में जहाँ पे मिल रहा होता है ना, ये देखो मान लेते हैं यहाँ पे मिल रहा होता है, ये दोनों आपस में किसी कहीं पे मिल रहा, मान लेते हैं कहीं पे मिल रहा है, तो यही आपका कहलाता है कैपिलरी। तो आई होप कि आपको ये तीन चीजें समझ में आई, आपका कहलाता है कैपिलरी। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताओ हार्ट से ब्लड को दूर कौन लेकर जाता है? आर्टरी की वेन, आप क्या बोलेंगे? आर्टरी लेकर जाता है दूर। हार्ट के तरफ लेकर कौन आता है? हार्ट के तरफ लेकर कौन आता है? आप क्या बोलेंगे? वेन। जहां पे ये दोनों आपस में मिलता है, इन्हीं के समूह को क्या कहते हैं? सिंपल वर्ड में आप जान लो, कैपिलरी, इन्हीं को कहते हैं। सिंपल वर्ड में समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन में समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे दोस्त आपसे पूछा गया है, द एरिया ऑफ स्मेल, साइड एंड हियरिंग प्रेजेंट, बताएंगे ये एरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, हाइपोथैलेमस, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो मैं थोड़ा एक एक सेंटेंस लिख दूं, वैसे इसको डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, अभी क्वेश्चन और भी हैं, तो मैं आपको फिलहाल एक दो पॉइंट में आपको लिखता जाऊंगा। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पे आपको मिड ब्रेन का अगर मैं बात करूँ तो मिड ब्रेन का जो मेन फंक्शन होता है, ये कंट्रोल, आपसे पूछा जाता है बताओ रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन सा ब्रेन करता है? कंट्रोल क्या हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है।
रिफ्लेक्स एक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, आप बोलेंगे मिड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन का सर क्या काम है सर, इसका तो बता दीजिए। अरे मेरे दोस्त क्यों नहीं बताऊंगा, इसका ये कंट्रोल करता है। देख लीजिए अभी साथ के साथ लिखते चलो मेरे दोस्त, ये सारी चीजें मेरे भाई लिखते जाइए आप, ठीक है। ये कंट्रोल करता है, दो इंपॉर्टेंट इसका काम होता है। ये बैलेंस करता है, बैलेंस से है ना, गिरे नहीं, कोई इंसान गिर ना जाए, इसको कंट्रोल करता है। बैलेंसिंग में इसका काम होता है मेन। और इसका दूसरा काम होता है मूवमेंट में, है ना, बैलेंस वे में मूवमेंट करो, मूवमेंट करने में इसका काम है। आपसे पूछा जाता है बताओ इसमें से कौन सा ऐसा ब्रेन है जो कि मूवमेंट को कंट्रोल करता है, आप क्या बोलेंगे हाइंड ब्रेन। कौन सा ऐसा ब्रेन है जो कि बैलेंस को कंट्रोल करता है, आप क्या बोलेंगे हाइंड ब्रेन। कौन सा ऐसा ब्रेन है जो कि रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, आप क्या बोलेंगे मिड ब्रेन। और हाइपोथैलेमस तो क्या होता है मेरे दोस्त, इसके बारे में आप पता ही होगा, जानते हैं, जल्दी से बोलेंगे। ये इसके बारे में 2 पॉइंट में बस लिख देता हूँ, 1-2 पॉइंट लिख देता हूँ। 2 पॉइंट लिखते हैं, 1 लिखते हैं, चलो 2 लिख देते हैं, 2 याद आ रहा है फिलहाल। तो ये कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बॉडी टेम्परेचर होता है, सिर्फ टीएमपी लिख दूं, समझ जाएंगे ना। कंट्रोल जो करता है बॉडी टेम्परेचर को, और पता है ना ये सब हार्मोन को, तो भैया हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है, हर हार्मोन्स को कंट्रोल भी यही करता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो बताएंगे हार्मोन्स को कंट्रोल इसमें से कौन करेगा, आप क्या बोलेंगे हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है, हिंड ब्रेन। बैलेंस को कंट्रोल कौन करता है, हिंड ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन। तो अब आते हैं फोर ब्रेन। बचा सर इसके बारे में बताओ। तो फिलहाल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, उसका आंसर ही क्या है, फोर ब्रेन है। तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आया होगा। लिख दूं क्या इसके बारे में भी, इसके बारे में चलो, ये तो वैसे देखो, स्मेल हो गया, साइट हो गया एंड हियरिंग, ये सारा इन्हीं का काम है। तो आई होप कि आपको लिखने की इसकी मुझे जरूरत है नहीं, तो आप इसमें लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर विजिटेटिव प्रोपेगेशन। बताएंगे इसमें से विजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए कौन सा करेक्ट है। तो विजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है सर, हमें ये बताओ। हमें ये बताओ सर कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ये होता है क्या, मुझे तो पहले ये बताओ सर, फिर तो बताऊंगा कि इसमें करेक्ट है इनकरेक्ट है की बात, तो बात की बात है। मान लेते हैं यार कोई भी एक कोई प्लांट है, उसका ये रूट वाला सेक्शन ले लेते हैं, चलो ये शूट है ना, स्टेम ले लेते हैं, स्टेम स्टेम ले लेते हैं। ये प्लांट है, ये प्लांट के हमने देखो प्लांट में होते हैं लीफ होते हैं, रूट होते हैं, स्टेम होते हैं। तो मैंने स्टेम वाला पोर्शन ले लिया और इस स्टेम से मैंने कंप्लीट प्लांट बना दिया। कंप्लीट प्लांट क्या मैंने बना दिया मेरे भाई, सिंपल ऑडियंस समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अगर मेरे दोस्त समझ में आ रहे थे, आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। देखो स्टेम से मैंने मान लेते कंप्लीट प्लांट हमने बना दिया। तो यही हमारा क्या कहलाता है, सिंपल वर्ड यही कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर आप लीफ से भी बना दे तो कंप्लीट प्लांट, वो भी आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। रूट से बना दे तो कंप्लीट प्लांट, वो भी आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। तो फिलहाल आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वेजिटेटिव, बताएंगे क्या ये सिर्फ रूट में होता है, नहीं भाई मैंने क्या बताया कि ये रूट में भी होता है, ये रूट में भी होता है, ये स्टेम में भी होता है, ये लीफ में भी होता है। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी जाएगा। सिर्फ रूट में नहीं होता है, ए भी नहीं होगा, सिर्फ स्टेम में नहीं होगा, ये रूट से भी देखो। जैसे मैंने आपको अब स्टेम का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे आप लीफ ले लो, लीफ से आप कंप्लीट प्लांट बना दो, ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाएगा। और आप रूट ले लो, रूट से कंप्लीट प्लांट बना दो, ये भी आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाएगा। समझ में आया ना। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी। और एक चीज आपके एग्जाम में हमने देखा पूछा क्या गया है कि आपको इसका एग्जांपल पूछ लेता है कि मुझे बताओ ये चीज सबसे ज्यादा कॉमन कहाँ पे है, ये कॉमन इसका मुझे दो एक एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा। जैसे आपने पढ़ा देखो 11वीं क्लास में, जैसे कि ब्रायोफाइलम हो गया, ब्रायोफाइलम में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ब्रायोफाइलम याद रख लीजिए, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में ये देखा जाता है बहुत ही ज्यादा। और पोटैटो वगैरह तो जानते हो, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे दोस्त। इसमें पूछा गया है क्या, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन बुक वाज रिटन बाय। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएंगे किसने लिखा था, नेचुरल सिलेक्शन बुक किसने लिखा था, किसने लिखा था, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, लेट नहीं करेंगे आप। तो सबसे पहले देख देते हैं ह्यूजोडोवेरिस। देखो ये सारा आपका इवोल्यूशन चैप्टर में गिवन है। आई होप कि आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आपका सारा क्लियर कर देता हूँ। तो अगर देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, ये कौन, मतलब कि इसने क्या, जैसे म्यूटेशन थ्योरी आपने पढ़ा होगा, म्यूटेशन थ्योरी देने वाले कौन थे, ह्यूजडोवेरिस। इसमें आप लिख लीजिए म्यूटेशन थ्योरी। आपसे कल अगर पूछ सकता, बताओ म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था। म्यूटेशन थ्योरी थोड़ा सा देखो, आपके जो एग्जाम है उसके अंदर आपको पता होगा कि भाई कुछ 11th के क्वेश्चन आते हैं और 9th के भी आते हैं और 10th के तो आते ही आते हैं। और चार्ल्स डार्विन, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जॉर्ज मेंडल, इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। याद कर लीजिएगा, फादर ऑफ, आपसे पूछा जाता बताओ फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स जानते भी होंगे आप, बट मेरा काम है भाई हर बच्चे को लेकर यहाँ पे चलना, तो जिस बच्चे को पता नहीं वो याद कर लीजिएगा, जॉर्ज मेंडल को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। और
जो आपका जो लैंडमार्क है मेरे भाई, इसमें आप एक चीज याद कर लीजिएगा, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर का जो थ्योरी था, थ्योरी एक्वायर्ड कैरेक्टर आपने पढ़ा होगा ना, एक्वायर्ड कैरेक्टर बताओ क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो। जो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो किसने दिया था, वो लैंडमार्क ने दिया था, है ना, लैंडमार्क आप याद कर लीजिए काफी है। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर लिख लीजिएगा। और फिलहाल आपसे जो पूछा गया कि नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताएं मुझे, तो ये किसने दिया था, फिर जो बच गया तो वही दिया था भैया, क्या बचा इसमें देखेंगे जरा सा। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाने वाला है, कहाँ गया भाई, अरे अरे रुक जा भाई, चार्ल्स डार्विन। सो आपका ऑप्शन नंबर आपका 20 का करेक्ट आंसर है। और मेरे भाई आपके एग्जाम में डेट वगैरह पूछना नॉर्मल सी बात है, तो आप इसमें डेट याद कर लीजिएगा कि ये जो डेट दिया गया था, इसलिए मैं आपको डेट करवाता हूँ अक्सर। तो ये आपका 585, अरे 1859 में दिया था ना, हिंदी में बोला था 1859 में। तो सो आपको समझ में आया होगा कि म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं, और आपका नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया, ये सारा आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बेहतरीन सा क्वेश्चन है भैया, होमोलोगस एनालोगस बहुत ही ज्यादा सर दर्द होता है ना, बिल्कुल सर होता है यार, सर दर्द क्या सर, सर के बाल उड़ जाते हैं हमारे, सर बहुत ज्यादा परेशानी होती है सर, ये हो क्या होमोलोगस एनालोगस में आज तक हमें कुछ समझ ही नहीं आया। मेरे भाई आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे इसे, ठीक है। बस मैं जो लाइन लिख रहा हूँ अब उसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, याद नहीं करना, बस समझ लीजिए। देखिए एनालोगस, एनालोगस एनालोगस क्या है, इसमें आप या एक चीज मैं आपको लिख देता हूँ, एनालोगस और होमोलोगस में ध्यान रखिए, इसमें भी लिखिए सेम, इसमें भी लिखिए सेम, और एनालोगस अगर आ जाए तो आप इसमें लिखेंगे सेम फंक्शन, सेम फंक्शन। देखो सेम फंक्शन लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है सेम ओरिजिन, सेम ओरिजिन। अब इसको याद करने का मैं आपको तरीका ही बता दूंगा। सेम फंक्शन बट यहाँ भी बट, यहाँ भी बट, यहाँ लिखिए डिफरेंट। भाई ये क्वेश्चन ना 2025 में भी आया यहाँ पे एग्जाम में, बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल देख लीजिए क्वेश्चन आप आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है आपको। सेम फंक्शन बट डिफरेंट, डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट ओरिजिन है हुआ यहाँ पे ओरिजिन डिफरेंट होगा, और यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अब इसको याद कैसे करें सर, देखो मेरे भाई सेम सेम एस एफ, एस एफ तो लिख सकते हो, सेम फंक्शन और डिफरेंट ओरिजिन, चलो वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो सेम ओरिजिन, ओ से आप इस ओ को याद कर लीजिए, सेम ओरिजिन, देखो यहाँ भी ओ आया है ना, ओरिजिन, सेम ओरिजिन यहाँ से याद कर लीजिएगा, ओ से ओरिजिन, सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, जिसका जो फंक्शन तो सेम हो लेकिन ओरिजिन अलग अलग हो, वो आपका आता है एनालॉगस में। और जो ओरिजिन उसका सेम हो लेकिन उसका फंक्शन अलग है, फंक्शन अलग है। जैसे देखो, चलो उसको डिटेल में नहीं बात करते, इतना ही आप फिलहाल अभी याद कर लीजिए। फिलहाल आपसे पूछा गया विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बर्ड। देखो मेरे भाई ये आपका क्या हो जाएगा बताओ, देखो विंग्स का क्या काम होता है, देखो यहाँ से समझो, विंग्स का काम होता है, मान के चलते हैं उड़ने में इसको हेल्प करता है ना, फ्लाइंग करने में हेल्प करता है, और इसका भी जो विंग्स होता है उसको फ्लाइंग करने में हेल्प करता है। तो दोनों का क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो फंक्शन दोनों का सेम हो रहा है, फंक्शन सेम हो रहा है। तो सेम फंक्शन देखो कहाँ पे है, इसमें है सर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनालॉगस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया अब, है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो उससे आप यहाँ पे आंसर खोज सकते हैं। अब आते हैं सर, ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, देखो ये वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसा होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर इसका कोई भी फंक्शन नहीं है, नॉन फंक्शनिंग ऑर्गन है, ये याद कर सकते हैं। ये वैसे एग्जाम में शायद नहीं आया आपके, ये फिर भी लिख देता हूँ, नॉन फंक्शनिंग ऑर्गन होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में क्या, जो टेलबोन होता है वो आपका नॉन फंक्शनिंग होता है ना, वो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 फाइनली पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सक्सेड इन, देखो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे एक और पूछ लेता भाई, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा, यूएनईएफ का फुल फॉर्म बताओ, यूएनईएफ का, तो यहाँ से अब इसको याद कर लीजिएगा, यूएनईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सिंपल से पूछा, बताओ ये कब आते हैं, भाई मेरे भाई इसको याद कर लीजिए, 1985। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी है, कोई दुख, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है अभी तक, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। और इसका मतलब एम क्या था, चलो क्या कहें लिख देते हैं ना, क्या पता कल को पूछ ले, बताओ इसका एम क्या था, ये क्यों ये चीज क्यों आया था। इसका तो मेन मकसद था कि इसको आप जानते होंगे, इसका मेन क्या मकसद था, ये प्रोग्राम लाने का क्या मकसद था, ये प्रोटेक्ट करते था, ये किसी को प्रोटेक्ट ऑफ ओजोन लेयर, डायरेक्ट प्रोटेक्ट ओजोन लेयर कर दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं सर, डायरेक्ट ये लिख देता हूँ ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर को जो प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है
क्या अरावली फॉरेस्ट ऑफ बंगाल इज डोमिनेटेड बाय, बताएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको एक हिसाब से आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर जीके टाइप का क्वेश्चन है। बताएंगे जो अरावली फॉरेस्ट है ये किससे डोमिनेटेड है, तो क्या वो मैंग्रोव से डोमिनेटेड है या किससे, जल्दी से बोलेंगे। ये आपका जो शाल है उससे डोमिनेटेड है। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। तो देखो ये जो मैंग्रोव से पूछा जाता है, जो मैंग्रोव से बताओ ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कहाँ पे फाउंड होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो सुंदरबन डेल्टा है ना, सुंदरबन में, ये सुंदरबन में ज्यादा पाया जाता है। नहीं सुंदर, हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं, सुंदरबन में होता है, सुंदरबन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरबन में पाए जाते हैं, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और जो आपका मेरे भाई ये जो होता है अरेबिका, इसके बारे में मैं आपको लिख दूं। ये जो आपका प्रेजेंट होता है ज्यादातर पाया कहाँ पर जाता है, ये आपका अफ्रीका में पाया जाता है। कौन सा अफ्रीका? अरे अफ्रीका नहीं, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। अरे भैया क्या बोल रहे हो, है ना, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये चीज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइनली पहुंच चुके हैं। The Khezari village where the movement to save Khezri tree took place in the situated in with the district of Rajasthan, बताएंगे ये कहाँ पे हुआ था। सिंपल था, राजस्थान के कौन से प्लेस में होता है। ये आपका जीके जी टाइप का क्वेश्चन हो गया है मेरे भाई। ये आपका जो हो गया है ये जोधपुर में। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आते हैं, देखो अगर इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं तो इसमें जैसे कि देखो जो आपका ये इसके लिए एक मूवमेंट किया गया था जिसको हम क्या बोलते हैं, खिचड़ी मूवमेंट। इसमें एक मूवमेंट हुआ था जिसको हम चिपको मूवमेंट के नाम से आप जानते हो ना, तो यही मूवमेंट था, वो याद रख लीजिएगा इसे भी, चिपको मूवमेंट। अब मुझे बताओ जो चिपको मूवमेंट था, एमवीटी कर दो, इसको लीड कौन कर रहा था, ये आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लीड करने वाली कौन थी भाई? बिश्नोई। इसको हम बिश्नोई, इसको जो सॉरी अमृता देवी इसको लीड कर रही थी। कौन लीड कर रहे थे? अमृता देवी। अमृता देवी इसको लीड कर रही थी। ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है इस बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में फाइनली पहुंच चुके हैं। द सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन मेल इज, बेहतरीन सा क्वेश्चन, सर्जिकल मेथड पूछा, ध्यान रखिएगा। ये है आपका मेन जो आपका इस क्वेश्चन को अलग करता है, ये वर्ड अलग करता है। सर्जिकल मेथड मतलब कि काट का हटा देने वाला मेथड, इसमें से कौन सा है? क्या आपका कॉपर टी है ना भाई? ये कॉपर टी कोई भी इसको कहिए, मतलब टेबलेट इसमें यूज होता है। ट्यूबेक्टोमी, अब इसमें किसमें पूछा? अब देखो यहाँ पे दो वर्ड होता है, एक तो सर्जिकल पूछ लिया, एक आपका मेल में पूछा, ये दोनों वर्ड है। बिल्कुल भाई, ट्यूबिक्टोमी भी आपका सर्जिकल मेथड है, वासेक्टोमी भी आपका सर्जिकल मेथड है। लेकिन ट्यूबिक्टोमी जो होता है ये होता है फीमेल के अंदर। ये किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर किया जाता है, याद रखिएगा जी, फीमेल के अंदर। और आपका जो वासिक्टोमी है मेरे भाई, ये आपका मेल के अंदर होता है। तो ये देखो, ये दोनों कौन है? लेकिन ये दोनों कैसा है? ये दोनों सर्जिकल मेथड है, ये दोनों सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड ऑफ फीमेल पूछा है तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? जल्दी से अब तो आप बता देंगे, क्या हो जाएगा मेरे भाई? वासिक्टोमी हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन सेम टू सेम होता, बस यहाँ पे अगर वो फीमेल कर देते तो फिर आपका आंसर बी हो जाता है इसका। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, आसान सा क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन जाइगोट? तो जाइगोट के अंदर मुझे बताएंगे कितने पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, कितने होते हैं, क्या बोलेंगे आप? जाइगोट के अंदर कितने पेयर ऑफ सेक्स, कहाँ पे कितने पेयर पूछे ना, कितने होते हैं? क्या 4 पेयर होते हैं? ना भाई, 4 का 3 होते हैं, नहीं 2 होते हैं, नहीं 1 होते हैं। सर हमें ये बताओ कि कैसे होते हैं ये मेरे भाई। जो जाइगोट होता है, मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, फर्टिलाइजेशन कितने 23 मिनट हो गए, चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आप जान लीजिए जो आपका फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है जाइगोट, ये वाले पेन ले लो, जो आपका जाइगोट बनता है मेरे भाई, जो जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन में, आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर जरूर करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत बार आए हुए हैं। तो देखो भाई, चलो क्लियर कर ही देता हूँ यार, क्या दिक्कत है, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं पढ़ ही लेते हैं ना, इसीलिए आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। देखो मेल और फीमेल, याद रखिएगा, मैं आपको पूरा कंसेप्ट ही बता देता हूँ, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो देखो मेल से क्या निकलता है मेरे भाई? मेल स्पर्म, मेल गैमीट, मेल गैमीट को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। और फीमेल से क्या निकलता है? फीमेल गैमीट, जिसको हम क्या कहते हैं? एग कहते हैं, या इस्यू कहा जाता है, ओवाविसियू कहा जाता है। ये दोनों जब आपस में फ्यूज होता है, उसके बाद किस चीज का फॉर्मेशन होता है, जल्दी से बताओगे? उसका बनता है जाइगोट। उसका क्या बनता है? जाइगोट बनता है। अब देखो यहाँ पे, अब से यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है कि मुझे बताएंगे कि मेल के अंदर से जो मेल गैमेट निकलता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। फीमेल के अंदर से जो फीमेल गैमेट निकलता है उसको क्या कहते हैं? एग कहते हैं।
और ये दोनों जहाँ पे आपस में मिल रहा होता है, यही आपका कहलाता है फर्टिलाइजेशन। यही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन आप 2 चीज़ याद कर लीजिए, अभी कभी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस बार भी शायद 2025 में ही पूछा गया था। जो फर्टिलाइजेशन का साइट होता है, ये कहाँ पे होता है? ये जो इसका साइट होता है वो होता है आपका ओविडक्ट में होता है। ये कहाँ पे होता है? ओविडक्ट होता है। और जिसको हम क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको, है ना? फेलोपियन ट्यूब भी इसी को बोला जाता है। और ये जो होता है मेरे भाई, फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद जो फॉर्मेशन होता है जाइगोट का होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इसमें सिंपल क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। ये लिख लीजिएगा यहाँ पे। उसका बनता है आपका जाइगोट। अब यहाँ पे सिंपल सा बात है, जो जाइगोट है आपसे पूछा है इसके अंदर बताओ कितने सेक्स क्रोमोसोम है। तो जाइगोट के बारे में याद रख लीजिएगा, इसके अंदर होता है 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। 1 पेयर होता है, 1 पेयर होता है। 1 पेयर में बताएं, या तो इसमें देखो, और इसमें भी आपका एक्स एक्स भी हो सकता है और एक्स वाई भी हो सकता है इसके अंदर। अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा, तो इसके अंदर मेरे भाई बताओ क्या क्या बनेगा? मेल के फीमेल, तो फिर आपका गर्ल बनेगी, लड़की बनेगी। और देखो अगर एक्स वाई हो तो फिर यहाँ पे बॉय बनेगा। अब मुझे आप पूछ सकते हैं ना ये चीज, सर ठीक है मान गए आपकी बात है, लेकिन मुझे बताइए सर ये एक्स एक्स वाई वाई का क्या कंसेप्ट है, कैसे आया? आपने मुझे ये बताया नहीं। मेरे भाई देखो ह्यूमन स्पर्म जो होता है इसके अंदर होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है इसके अंदर, और एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल के अंदर। अब मुझे बताएंगे, आपको पता है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें से एक क्रोमोसोम यहाँ से आता है, सेक्स क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम यहाँ से आ सकता है। हो सकता है कि इस बार यहाँ से एक्स आएगा और यहाँ से भी एक्स आएगा, तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होने की पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है कि इस बार मेल से वाई क्रोमोसोम आ गया और यहाँ से एक्स क्रोमोसोम हो गया, तो एक्स वाई होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी होता है। तो आप यहाँ पे एक चीज और याद रख लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ कौन डिटरमाइन करता है कि जो बच्चे होंगे वो क्या होगा, मेल या फीमेल? डिटरमाइन कौन करता है? जल्दी बताएंगे किसके इससे डिटरमाइन किया जाता है भाई? वो जो होता है फादर से डिटरमाइन होता है कि कोई बच्चा होने वाला है तो वो मेल होगा या फीमेल, मतलब वो लड़का हो गया लड़की थी। वो डिटरमाइन करने वाले कौन होते हैं? मदर या फादर। वो होते हैं मेरे फादर होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ये बार बार समझाऊंगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको हर बार इस अच्छे लेवल पे ही समझाऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया सिंपल सा, को रिजल्ट इसका याद रखिएगा। द रिजल्ट ऑफ द मेंडेलियन इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू डिफरेंट, बताएंगे जो इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस है उसका रिजल्ट क्या होता है भाई? 9:3:3:1। मैं आपको इसको डिटेल में कभी ना कभी जरूर समझाऊंगा, फिलहाल आप याद रख लीजिए 9:3:3:1। ये इंडिपेंडेंट एसोर्बेंट लॉ होता है। ठीक, इसको आप याद कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फाइनली पहुंच चुके हैं 14 में। तो विच एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च? स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए इसमें से कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल? देखो भाई यहाँ स्टार्च से पूछ लिया है, कल होगा आपसे क्या पूछ लिया भाई? प्रोटीन पूछ लिए, उसके बाद क्या पूछ लिए? फैट पूछ लिए। देखो स्टार्च, प्रोटीन, फैट, और यही 3 चीज आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, जो आपका पहले देख लें ट्रिप्सिन और पेप्सिन, इसका क्या काम होता है? ट्रिप्सिन और पेप्सिन इसका क्या काम होता है? ये जो मेरे भाई अगर देखो स्टार पूछा है ना, तो स्टार के लिए देखेंगे। फिलहाल देखते हैं ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये भी एंजाइम है, और ये जो ब्रेक डाउन करता है मेरे भाई, ये ब्रेक डाउन किसको करता है? चलो डायग्राम में प्रोटीन लिख दो। अगर आपसे ये देखो, ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। ये प्रोटीन जो आप खाते हो ना, उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। कौन सा? ट्रिप्सिन भी और पेप्सिन भी। और देखो म्यूकस जो क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है। आप जानते हो कि जो स्टमक वगैरह में होता है, एचसीएल वगैरह से जो प्रोटेक्ट करता है, वही होता है ये। ठीक, आते हैं सेलेब्री अमाइलेज। बिल्कुल भाई, यही आपका स्टार्च को मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करने में जो आपका सेलेब्री अमाइलेज है यही हेल्प करता है। और मेरे भाई आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मुझे बताओ ये सेलेब्री अमाइलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये कहाँ पे स्टार्ट मतलब कि ये ब्रेक डाउन कर रहा है, ये माउथ के अंदर होता है। कहाँ पे मेरे भाई? जो माउथ होता है ना, सबसे पहले माउथ के अंदर ही ये प्रेजेंट होता है। और सबसे खास बात होता है, स्टार्च का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ पे होता है? माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। और बाकी आपका जो प्रोटीन होता है, इसका डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो स्टोमक के अंदर होता है। इसका माउथ के अंदर कुछ भी थोड़ा सा भी डाइजेशन नहीं होता है, डायरेक्ट वो माउथ स्टोमक में ही इसका डाइजेशन होता है। किसका? प्रोटीन का। बाकी एक ऐसा ही मतलब स्टार्च हो गया, चाहे कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल होता है पता आपको, तो ये इसी का है। मतलब कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा है जो कि इसका क्या होता है, माउथ के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आपसे पूछ सकता है, बताएंगे कि स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से, स्टोमक से या स्मॉल इंटेस्टाइन, आप क्या बोलेंगे? माउथ से। लेकिन प्रोटीन जो होता है वो आपका स्टोमक से स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो दोनों क्वेश्चन अभी कर लेते हैं आसानी से। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, है ना, ब्लड फ्रॉम लंग्स इज कैरिड आउट। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएंगे कौन सा होता है जो कि कहाँ से ब्लड में लाए, कहाँ से? लंग्स से। तो कौन सा इसमें होता है भाई? पल्मोनरी वेन होता है, रेनल वेन होता है, या पल्मोनरी आर्टरी होता है, या रीनल आर्टरी होता है?
देखो, रीनल रीनल वर्ड से आप क्या समझते हैं, तो इसको तो हटा दीजिए। ये अब किडनी के केस में हो गया, ये किडनी के केस में हो गया, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। फिलहाल यहाँ पे बात किसकी, लंग्स की बात हो रही है, तो ये रीनल वर्ड जहाँ भी आ जाए तो आप समझ लीजिएगा भाई ये किडनी की बात हो रही है। तो इन दोनों को यहाँ पे कट कर दीजिए, इन दोनों का कोई भी यहाँ पे मसला नहीं है, ठीक है। अब आते हैं पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। तो आर्टरी का जो काम होता है, आर्टरी में याद रखिएगा, जो पल्मोनरी आर्टरी है मेरे भाई, ये कैरी करता है ना, कैरी किसी जो ये यहाँ पे ये कैरी करता है है ना, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत है नहीं सर। तो देखो फिलहाल आपसे पूछा ऑक्सीजनेटेड, तो याद यहाँ पे क्या रखना है आपको, कि अगर आपसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछे तो आप क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछे तो आप क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, है ना, देख लेना यहाँ पे। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पल्स फ्रॉम द रेटिना टू ब्रेन इज कन्वे, बताएंगे जो पल्सेज होता है रेटिना से जो ब्रेन में जाता है आपका सिग्नल, इसमें से कौन सा हेल्प करता है, कौन सा नर्व हेल्प करता है, या कोई मसल हेल्प करता है, प्यूपिल हेल्प करता है। इसको समझने के लिए सिंपल सा वर्ड है भाई, आप क्या बोलेंगे, ऑप्टिक नर्व बोलेंगे। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर सिलेरी मसल से क्या होता है भाई मेरे, ये कंट्रोल करता है शेप, लेंस ऑफ शेप। आप क्या लिख सकते हैं, ये जो सिलेरी मसल होता है ये कंट्रोल किसको करता है, कंट्रोल शेप ऑफ लेंस, जो हमारे आईज में जो लेंस होते हैं ना, उसको कंट्रोल करता है कि ये कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कब ये रिलैक्स करेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए इसके यहाँ पे पता है, यहाँ पे लगा हुआ होता है सिलेरी मसल, यही इसको हेल्प करता है। और मेरे भाई ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, आपसे पूछ सकता है, बताओ मुझे ब्लाइंड स्पॉट क्या है भाई, जहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट ही नहीं हो, है ना, अब्सेंट ऑफ, आप लिख सकते हैं यहाँ पे अब्सेंट ऑफ फोटो रिसेप्टर, ठीक। अगर यहाँ पे देखो भाई, अगर फोटो रिसेप्टर नहीं है तो मतलब कि आप यहाँ पे क्या किसी चीज को देख सकते हो, ये मतलब कि इमेज का फॉर्मेशन हो सकता नहीं है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं हो, ठीक है, वो होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट वाला एरिया होता है। अगर मेरे भाई, मैं आपको बताऊं कि आप मुझे पूछ सकते हैं सर बताएंगे प्यूपिल क्या होता है। सर प्यूपिल जो होता है मेरे भाई, इसमें सिंपल सा बात है, ये कंट्रोल किसको करता है, ये इसमें याद रखिएगा, ये कंट्रोल करता है किसको, क्या बोलेंगे, आपका जो लाइट एंट्री होता है आई के अंदर, उसी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल इसमें लिख लीजिए आप, अमाउंट ऑफ लाइट, है ना, जो अमाउंट ऑफ लाइट होता है हमारे आई के अंदर जो एंट्री होता है उसी को कंट्रोल करता है कौन, प्यूपिल। तो मैं लास्ट में अगर फिर से बता दूं, सिलियरी मसल का सिंपल से काम होता है, ये कंट्रोल करता है लेंस को, कंट्रोल करता है आई लेंसेज को, ठीक है। और ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया होता है जहां पे फोटो रिसेप्टर नहीं होता, मतलब कि ऐसा एरिया होता है जहां पे आपका जो कोन होता है, जो रेड सेल होता है, ये दोनों सेल नहीं होते हैं, और आपको पता है ये दोनों सेल आपको कहीं ना कहीं देखने में हेल्प करता है। सो इसका जो इसमें जो होता है, इस वजह से कोई भी फोटो रिसेप्टर नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक। और आपका जो ऑप्टिक नर्व होता है, यही एक ऐसा नर्व है जो कि सिग्नल लेकर जाता है कहाँ तक, जो चीज आप देख रहे हो, है ना, उस चीज को ब्रेन तक पहुंचाने में जो हेल्प करता है, वो कौन सा करता है भाई, वो ऑप्टिक नर्व लेकर जाता है, ठीक, सिग्नल लेकर जाता है। और आपका जो पीपल होता है, ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट, कितना आपके आई में लाइट जा रहा है नहीं जा रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल करता है, सिंपल सा वर्ड है। तो आई होप कि आपको ये 16 के 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। इसमें से एक दो क्वेश्चन आई थिंक जीके जीएस का भी आ गया था, वो भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है भाई। बाकी मैं आपको जब जीके जीएस करवाऊंगा तो वहाँ आपका अच्छी तरीके से मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, और इसको आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अब इससे अपने उन बच्चों तक शेयर कीजिए जिनको इस टाइप का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाता फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है, जरूर उन तक शेयर कीजिएगा। और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए केमिस्ट्री भी करवा दूंगा, फिजिक्स भी करवा दूंगा, मैथ्स भी करवा दूंगा। फिलहाल मैं आपको अभी बायोलॉजी में आपको 2016 से लेकर 2025 तक करवाऊंगा, आपको डेली एक वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये आपका मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आपके दोस्त का, आपके भाई का, आपके सर का, तो आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, PYQ कीजिए, बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो मैंने आपको कितना डिटेल में यहाँ पे करवाया है, इतना डिटेल में शायद आपको कहीं पे नहीं मिलता होगा, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।